अंत तक देखना, आपको काफी फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न है आपके अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो इनमें से जो अपरिमेय संख्या है वो है √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। आपको पूछ ले पाई किसी संख्या, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ये पाई वाला आपके कल परीक्षा में आ सकता है। तो वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर अगली संख्या आपके 0.01 को परिमेय संख्या में बदलने पर मान क्या होगा? तो इसको पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद में दो संख्या तो एक लिख के 2 0 लगा दो, इसका उत्तर हो जाएगा 1/100। 1/100 किसमें है? ब वाला ऑप्शन है, तो ब वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर आपके ये तीसरा है बहुपद π/2 x² प्लस x में x² का गुणांक बताना है। तो x² के गुणांक में क्या है? π/2, तो आंसर हो जाएगा π/2। चौथे सवाल में आपको बहुपद की घात लिखनी है। तो इस वाले बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है? उस बहुपद में चर की जो अधिकतम बड़ी घात होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। इसमें चर y है तो y की अधिकतम घात कितनी है? ये है हमारा सवाल 3y माइनस y की घात 2 प्लस 4। तो अधिकतम घात कितनी? 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अपना आंसर होगा इसमें 2। ग वाला ऑप्शन इसमें सही है। चर x में रैखिक बहुपद का उदाहरण देखना है। चर x में रैखिक बहुपद का मतलब उसकी घात 1 होनी चाहिए। तो इसमें से घात 1 जो है वो x + 7 वाले की घात 1 है। छठा सवाल है आपको एक बिंदु दे रखा है 3,4, इसकी y एक्सिस से दूरी बतानी है। ये जब भी दूरी वाला सवाल आए आपको क्या करना है कि इसको उल्टा याद करना है। y एक्सिस से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिखना है और वो भी प्लस में लिखना है। ठीक है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो जब भी y एक्सिस से दूरी पूछे तो आप x का मान लिख लेंगे। x का मान कितना है इसमें? जैसे 3,4 है, इसमें x का मान कितना है? 3 है, तो ये हमारा y एक्सिस से दूरी हो जाएगी। और इस 3 को कहते हैं x के मान को भुज, क्या कहते हैं? x निर्देशांक या भुज कहते हैं। और इसको x अक्ष से दूरी पूछे तब हम y का मान लिखेंगे, कोटि का मान लिख लेंगे। तो ये y का मान जो होता है उसको कोटि कहते हैं, y कोटि होती है, y निर्देशांक। तो ध्यान रखना ये x का मान भुज होता है, y का मान कोटि होता है। जब दूरी पूछे तो उल्टा याद करना है। x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिख लेना है, y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिख लेना है। और वो मान प्लस में होना चाहिए। ठीक है, माइनस में हो तो भी हम प्लस में लिखेंगे। जैसे ये -2,4 है, इसके आपसे y अक्ष से दूरी पूछे तो ये माइनस के 2 नहीं होगा, इसका उत्तर प्लस का 2 होगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। फिर आपके अगला सवाल है 7वां, -4 और -3 किस चतुर्थांश में है? तो मैंने आपको चतुर्थांश समझा रखा है इसमें कि ये वाला पहला चतुर्थांश होता है, ये इसका दूसरा चतुर्थांश है, ये इसमें तीसरा है और ये वाला चौथा है। इस पहले में दोनों प्लस के होते हैं, पहले x का बाद में y का, पहले x का माइनस फिर बाद में y का प्लस होता है। यहाँ दोनों ही माइनस के होते हैं, यहाँ x तो प्लस होता है और y माइनस होता है। इस प्रकार से यहाँ तुलना करो, -4 और -3 दोनों माइनस के, तो ये कहाँ पे होंगे? दोनों माइनस के, तो ये तीसरे में होगा। दोनों प्लस का होगा तो ये पहले में होगा। तो ये किस चतुर्थांश में है? ये तीसरे चतुर्थांश में है। इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ग वाला। मैं आपके सभी पेपर डाल रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। फिर आपके 8वां सवाल है ये, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा? देखो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु आता है, वो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसमें y का मान 0 होता है, वो x, 0 के रूप में हमारा मान होता है। यहाँ पे y का मान हमेशा ही 0 होगा क्योंकि वह x अक्ष पे है। तो देखो इसमें x का तो कोई न कोई मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। तो देखो इसमें x का मान 5 है और y का मान इसमें 0 है। इसका मतलब ये वाला इस x अक्ष पर स्थित है। ये वाला बिंदु कहाँ पे स्थित है? 0,3, तो ये y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। आपको पूछे परीक्षा में कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो ये लिखोगे आप 0,0। परीक्षा में आपके आएगा ये 0,0 वाला, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप 0,0 लिख के आना। फिर आपके 9वां सवाल है, समीकरण x + y = 6 को संतुष्ट करने वाला सवाल मान कौन सा है? यानी कि x और y के मान को जोड़ने पे 6 किस में आ रहे हैं? तो यहाँ देख लो, 6 और 1 7 हो रहे हैं, 6 0 6, 3 2 5 और 4 और 3 7, तो 6 इसी में आ रहे हैं। x का मान देखो हो जाएगा 6 और y का मान 0, इनको जोड़ो तो कितना आ गया? 6 आ जाएगा। फिर आपके 10वां सवाल है, इसमें आपको मध्यमान ज्ञात करना है। ये 20 से 30 है ना, 20 से 30, इसका मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, या फिर इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या लिख लो। 20 और 30 के बीच में क्या आता है? 25 आता है, और वो 25 आया किसे देख लो। 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50, और 50 में 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा? 25, जो कि अपना पहला वाला ऑप्शन दे रखा है। बहुत आसान है गणित। अगर आपको लगता है कि गणित कठिन है तो
आपने गणित को सही ढंग से पढ़ा नहीं इसलिए आपको कठिन लगती है। बाकी गणित बहुत आसान है, आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आप परीक्षा में 80 में से 80, 100 में से 100 नंबर गणित में ला सकते हैं। तो आप को गणित के बारे में आपको डर नहीं रखना है मन में। आपको अधिक से अधिक जो मेरी ओर से जितनी भी कोशिश होगी मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे सवाल आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, आपके जो बहुत काम आएगा परीक्षा में। ये 11वां क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता बताओ। एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकेंगे तो देखो उस पर 6 तक गिनती होती है, तो कुल परिणाम 6 हो जाएंगे। और इसके सम अंक कौन कौन से, फिर 2, 4 और 6 तीन ही अंक होंगे। पासे के ऊपर 2 ही 3 ही अंक होंगे, ये सम संख्या तो 2, 4, 6। तो इसका हो जाएगा अनुकूल परिणाम तो 3, कुल परिणाम 6। आंसर आ जाएगा इसका 1/2। 1/2 किसमें दिख रहा है, ये, ठीक है। और एक सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है, पटाने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। ये सम की जगह आपको पूछ लेता विषम संख्या, पासे को फेंकने पर विषम संख्या तो भी 3/6, 1/2। अभाज्य संख्या पूछता तो भी 3/6, 1/2। अगला प्रश्न है आपके दूसरा, इसमें निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। ये निर्देशांक अक्ष है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु। और ये जो आड़ी रेखा है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये खड़ी रेखा इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं इसको। ये एक्स का मान भुज होता है और वाई का मान कोटि होता है, इसको एक्स निर्देशांक कहते हैं। आड़ी रेखा को एक्स निर्देशांक, खड़ी रेखा को वाई निर्देशांक कहते हैं। ये सभी मान आपको याद कर लेने, परीक्षा में बहुत काम आएगा आपके। अगला प्रश्न है कि वाई एक्स पर स्थित बिंदु की सभी बिंदु पर भुज का मान क्या होता है, तो 0 होता है। देखो वाई एक्स पर, ये वाई एक्स है तो 0, y होगा। वाई एक्स पर बिंदु के निर्देशांक 0, y। इसमें भुज का मान क्या होता है, ये भुज का मान 0 होगा, तो यहाँ भरना है आपको 0 होता है। यही अगर उल्टा पूछ लेता आपको, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि, तो वो भी 0 होती है। ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा 0 होती है। दोनों में से आपके कल परीक्षा में आएगा प्रश्न। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। यदि ये y बराबर 1 सदैव x अक्ष के समांतर है, सॉरी ये y बराबर 1, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। y बराबर 1, ये y अक्ष से x अक्ष है, यहाँ पर 1 है, तो ये इससे y बराबर 1 से ये गुजर रहा है, ये x अक्ष के समांतर होगा। यही अगर x अक्ष पर मान दे देता तो x अक्ष बराबर 2 दे देता, तो ये y अक्ष के समांतर होता। जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो उन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। समकोण का मतलब जैसे दो कोण है a प्लस बी बराबर, इनकी जोड़ अगर 90 आती हो तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम पूरक कोण कहेंगे। जैसे आपको दे दे कि 20 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 90 में से 20 को घटा लेना, कितना आंसर आ जाएगा 70। कुल मिला के दो कोण की जोड़ अगर 90 आती है तो उनको हम पूरक कोण कहेंगे। और पूरक कोण ज्ञात करने के लिए दे रखा है कोण, उसको 90 में से घटा लेना। अगला प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होते हैं, p और q पूर्णांक होते हैं, p और q पूर्णांक होते हैं। और एक शर्त और ध्यान रखनी है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी p का मान 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको परीक्षा में पूछ ले कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताना, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। आपने पहली प्रश्नावली पढ़ी है तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर आपके अगला सवाल है 8वां, 32 की घात 1/5। मैंने पिछला वीडियो भी आपको सोल्व करवाया था, उसमें भी ये सवाल था 32 की घात 1/5। तो 32 को हम क्या करेंगे, 2 की घात के रूप में लिख लेंगे। तो ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। देखो 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, फिर 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 2 कितनी बार आया, ये 5 बार आया। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। और 32 की घात 1/5 है तो हम 2 की घात 5 की घात 1/5 कर लेंगे। घात की घात क्या होती है, गुणा होती है। तो 2 की घात 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, फिर 2 की घात 1 बचेगी। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 एकम 2 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसको आप करके जाना। और एक आपके ये सवाल है 125 की घात 1/3, इसमें उत्तर 5 आता है। आप जो इसका उत्तर देखना, देखिए अपनी किताब में 5 उत्तर आएगा। फिर आपके सर्व समीकरण दे रखी है x-4 का होल स्क्वायर, तो इसको हम a-b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, a² प्लस b² और माइनस में 2a और b।
a का मान x है, b का मान 4 है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस b यानी कि 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और x। इस प्रकार से आपके उत्तर इसमें आएंगे। अगला प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद किसे कहते हैं? तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम एक घात वाला बहुपद कहते हैं, और इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 7 ये एक रैखिक बहुपद है, x माइनस 3 ये भी एक रैखिक बहुपद है। x की घात कितनी? 1 है। अगला सवाल है x अक्ष को क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, x अक्ष को कहते हैं, जो x अक्ष होती है और उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज रेखा कहते हैं, या इसको हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x निर्देशांक ये आपको ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन आपके बिंदु 4,0 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो देखो ये 4,0 अभी हमने ऊपर चर्चा की, y का मान जब 0 होगा तो वो कौन से अक्ष पे होगा? वो x अक्ष पे होगा, ध्यान रखना है। तो ये कौन से अक्ष पे है? x अक्ष पे स्थित है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमेशा अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से अन्य बिंदु तक कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो इससे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींच सकते हैं? एक। फिर समकोण त्रिभुज की रचना करने वाले कर्ण के अलावा क्या आवश्यक है? तो एक आपके पास में कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण वो है, और आधार और लंब का मान होना चाहिए। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? सबसे अधिक बार जो बारंबारता आती है उसको हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक ध्यान रखना है। ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किस संख्या के बीच होनी चाहिए? तो कभी भी प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। तो प्रायिकता का मान हमेशा ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो इनके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ऐसा आपको इसमें लिख लेना है। ये देखो मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था पेपर, तो उसमें भी आया था 0.333 और 0.3 की बार है, उसको p बटा q के रूप में लिखना है। तो ये आप इसको x मानकर बार के रूप में लिखना, p बटा q के रूप में लिखना। फिर ये आपको हर का परिमेयकरण करना है, तो बहुत ही आसान है। इसमें √7 माइनस √6 दे रखा है, इसको हम प्लस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा √7 माइनस √6। इसको परिमेयकरण करने के लिए ये माइनस है तो इसको प्लस से गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 और बटे में आ जाएगा हमारा √7 प्लस √6। ऊपर तो 1 से गुणा होकर वैसे वैसे संख्या आ जाएगी, ये √7 प्लस √6। नीचे एक सूत्र बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। एक सूत्र बन रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 ही होगा, √7 का स्क्वायर 7 ही होगा, और √6 का स्क्वायर 6 ही होगा। 7 में से 6 गया तो 1 ऊपर क्या हमारे पास में √7 प्लस √6। तो इसका जो आंसर आएगा आपके √7 प्लस √6 आ जाएगा। 20वें सवाल में आपको शून्य ज्ञात करने, बहुत आसान है। px का मान है जो 0 के बराबर लिखेंगे, px बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना है? माइनस के 5। x का मान ज्ञात करना है तो माइनस के 5 और बटे में आ जाएंगे 2। ये इसका आंसर है। ये उस पिछले वाले पेपर में भी दे रखा है। फिर आपके इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4 इसके गुणनखंड करने। तो इसे -1 को हम इस प्रकार लिखेंगे कि जोड़ गुणा करें तो 4 या 12 आ जाए, तो वही आ जाएगा 4 और 3। तो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस में 4x माइनस 4। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे? यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस के 4, तो यहाँ कॉमन बचेगा x प्लस 1। एक तो हमारा 3x माइनस 4 है, एक हमारा x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 4 और x माइनस 1। तो इसको हम 0 के बराबर लिखे। अच्छा, गुणनखंड करने तो बस यहीं तक इसका मान हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल इसमें निम्न बिंदु को देखकर बताइए कि वह किस चतुर्थांश अक्ष में स्थित है। ये देखो माइनस का 2,4 x माइनस वाई प्लस दूसरे में होगा। फिर ये 3 माइनस के 5 x प्लस वाई माइनस चौथे में होगा ये। और अगला है फिर आपके 0,3, तो 0,3 ये कौन से अक्ष पे है? ये y अक्ष पे है, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है। और अगला है अपना माइनस का 3,0 कौन से अक्ष पे? ये है आपके x अक्ष पे, क्योंकि y का मान इसमें 0 है।
अगला सवाल आपके कि चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो निर्देश तंत्र में 4 हिस्सों में बांटने का जो प्रत्येक अंश होता है उसको चतुर्थांश कहते हैं। भुज किसे कहते हैं, तो x के मान को भुज कहा जाता है। फिर आपके ये सवाल है आपके इसमें कि दी गई आकृति में आपको ए बी समांतर है, डी कोण बीएसी का मान दे रखा है आपको 35 डिग्री और कोण डी सी डी ई कोण सी डी का मान दे रखा है 53 डिग्री। इसमें आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है, डी सी ई ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 35 हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है। ये एकांतर कोण में ये वाले कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। ये 53 दे ही रखा है, ये 35 हो जाएगा। तो 53 और 35 को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे तो ये हमारा सी का मान आ जाएगा। फिर 26वां सवाल आपको इसमें माध्यक ज्ञात करना है, तो इसको क्रम से जमाना, जो बीच में संख्या है पांचवें नंबर की संख्या उसको लिख लेना, पहले गिनती से लिखना सीरियल वाइज, फिर बीच में 5वें नंबर की संख्या लिख लेना। समांतर माध्य ज्ञात करना तो आसान है, एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करके सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके ज्ञात कर लेना। एफ को एक्स से गुणा करके एफ एक्स ज्ञात करना, एफ की जोड़ करनी है, एफ एक्स की भी जोड़ करनी है, एफ एक्स की जोड़ में एफ की जोड़ का भाग दे देना है। 28वां सवाल आपको 500, ये सवाल भी आया हुआ उसमें देखो 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है, तो दो चित आने की बारंबारता 105 है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। तो कुल तो है 500 और दो चित कितनी बार है, 105 बार है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 105/500। इसको आप काट लेना 5 के बारे से। एक चित आने की आपके 275/500 हो जाएगा और कोई चित्र नहीं, इसका मतलब हमारा 120/500 हो जाएगा। ये था आपके पेपर कक्षा 9 की विज्ञान का। में थोड़ा सा पेपर और है, देखो 1 मिनट इसको देख लेते हैं। ये भाग स और है इसमें, ये भी देख लेते हैं। भाग स में आपको सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए 2x + -y + z बराबर की घात 2 का आपको प्रसार करना है। तो ये आपका पूरा पेपर है, आपको इसमें इन सवालों को जरूर अच्छी प्रकार से देख लेना। ठीक है, आपके बहुत फायदा मिलेगा इस प्रकार के पेपर से देखने से। और भी आपके कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।